सुन लो, एक बड़ा सा पत्थर है, ठीक है, और अपनी मान के चले एक छोटी सी अपनी कार है, कौन सी वाली, मारुति 800, छोटा सा चक्का है उसका, ठीक है, और वो जा रही है सेम वेलोसिटी से और बड़े चक्के वाला ट्रक जा रहा है। मुझे बताइए उस पत्थर के ऊपर से कौन जंप करके निकल जाएगा, कौन सा वाला व्हील अपना निकल जाएगा, ट्रक का निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाहता हूं? मान के चलो कि दोनों का मास भी सेम, ऐसे पकड़ के चलिए बेटा। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब भी कोई बॉडी हमारी रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है तो सिर्फ उसके मास पे उसका इनर्शिया डिपेंड नहीं करेगा। सो बेटा अभी देखो हम लोग सर्कुलर मोशन को जैसे एंड किया, अभी अपना चैप्टर शुरू हो रहा है जिसका नाम है रोटेशनल डायनामिक। अरे रोटेशनल डायनामिक्स नहीं, हम लोग क्या देखने वाले, रोटेशनल मोशन। क्या देखने वाले? अब देखो रोटेशनल मोशन किसको करेंगे, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को करेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा, इस ऑब्जेक्ट को या फिर उस बॉडी को हम लोग कौन सी बॉडी बोलेंगे बेटा? सबसे पहले तो उसको बोलेंगे हम लोग रिजिड बॉडी। कौन सी बॉडी? बात समझ में आ रही है? तो यहां पे ध्यान से देखना कि रोटेशनल डायनामिक्स में पहले पार्ट में हम लोगों ने सर्कुलर मोशन के बारे में देखा, अब हम लोग रोटेशनल मोशन में देखेंगे, को डील करेंगे। इसमें अलग अलग तरह के आपको चीजें समझ में आएंगी कि जैसे बॉडी काइनेमेटिक्स में हम लोगों ने देखा कि अगर कोई पार्टिकल सीधे डायरेक्शन में मतलब रेक्टिलिनियर मोशन परफॉर्म कर रहा हो, मतलब ही लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा हो, तो उसमें सारे जो क्वांटिटीज आ रहे थे जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, कौन सा डिस्प्लेसमेंट? लीनियर डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद लीनियर वेलोसिटी, उसके बाद लीनियर एक्सेलरेशन, सारे क्वांटिटीज को हम लोगों ने एनालॉजी के हिसाब से किसमें कन्वर्ट किया? एंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया। जैसे एस था तो इसको किस पे रिप्लेस किया? थीटा से, बराबर है। वी को किससे रिप्लेस किया? ओमेगा से। ए को रिप्लेस किया अल्फा से। बात समझ में आई? तो ये सारे प्रोग्राम्स हम लोगों ने देखा। पूरा का पूरा रोटेशनल मोशन क्या होता है इसके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसी में एक सुंदर सा कंसेप्ट है जिसका नाम है बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग डिस्कस करेंगे। आई बात समझ में? तो कभी भी कोई भी बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही हो तो उस रोटेशनल मोशन के पहले हम लोग ये देखेंगे कि जिस बॉडी को हम लोग रोटेशनल मोशन करवाएंगे उस बॉडी का नाम होना चाहिए बेटा, वो बॉडी कैसी होनी चाहिए? होनी चाहिए रिजिड बॉडी। कौन सी बॉडी? रिजिड बॉडी। अब देखो रिजिड बॉडी क्या चीज है। मान के चलो कि मेरे पास क्ले है, एक टुकड़ा है, या फिर अपन ऐसा बोलेंगे कि मोम का होता है ना टुकड़ा, एकदम क्या बोलते हो उसको, एकदम सा क्या है वो, ढीला सा है। अगर मान के चलो उसको अपन रोटेट करने जाए तो उसका शेप एंड साइज क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, बराबर है। तो जो हम लोग नियम उसके ऊपर लगाने वाले, क्या उसके ऊपर लगा सकते? नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे रोटेशनल मोशन में जो क्वांटिटीज आने वाले वो सारे क्वांटिटीज हमारे बॉडी के शेप एंड साइज पर डिपेंड करता है। आई बात समझ में? तो बॉडी का शेप एंड साइज क्या नहीं होना चाहिए? चेंज नहीं होना चाहिए, बराबर है। मान के चलो कि आपके पास क्या है, जैसे कि मान के चलो क्लाउड से अगर कोई ड्रॉप आता है, पानी का ड्रॉप नीचे गिरेगा तो क्या उसका शेप एंड साइज चेंज नहीं होते रहेगा? बराबर है। क्या उसको अपन रिजिड बॉडी बोल सकते हैं? नहीं। रिजिड बॉडी कैसी होनी चाहिए? सॉलिड होनी चाहिए, बराबर है। क्या मेरी बॉडी रिजिड बॉडी है? हाँ है, ठीक है। चलो मैं ऐसे गोल घूम रहा हूं, थोड़ी देर के बाद क्या हो रहा, मैंने हाथ खोल दिए, फिर से मैंने क्या किया, हाथ पास ले लिया, तो मुझे बताइए क्या मेरा शेप एंड साइज और रोटेशन मोशन के पूरे प्रोसेस में चेंज हुआ नहीं हुआ? तो अगर मेरा शेप एंड साइज अगर चेंज हो रहा है तो मेरी बॉडी भी रिजिड बॉडी बोल सकते? अबे रिजिड बॉडी मतलब उस बॉडी का शेप एंड साइज चेंज नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई? तभी उसको अपन रिजिड बॉडी बोलेंगे। जरूर नहीं कि हर सॉलिड बॉडी रिजिड बॉडी हो। आई बात समझ में? तो रिजिड बॉडी का कंसेप्ट क्या बोलता है बेटा, ध्यान से सुनना, कि ए बॉडी इन विच द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल नेवर चेंज आफ्टर अप्लाइंग फोर्स। बात समझ में आई? उस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाने के बाद भी दो पॉइंट के बीच में उसका क्या ना चेंज हो, डिस्टेंस चेंज ना हो। मान के चलो बेटा ये बॉडी मेरे पास दे दो, ये वाली बॉडी, ठीक है। अब इसको मैं रोटेट करना चाहूंगा, ठीक है। क्या ये बॉडी का मुझे बताइए, अगर रोटेट करूंगा मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा, क्या ये बॉडी का कोई भी दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। बात समझ में आई? लेकिन अगर मैं इस तरह की बॉडी देख लूं, जैसे कि मान के चलो कि हम लोग इसको ऐसे करेंगे, बहुत सारे लेटर्स गिर गए। चलो ये बॉडी देखो, अगर मैंने फोर्स लगाया इस तरह से तो बॉडी का क्या हो रहा है? शेप एंड साइज चेंज हो रहा है। तो क्या इसको अपन रिजिड बॉडी बोलेंगे? नहीं बोलेंगे बेटा, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपके दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस आपका क्या नहीं होना चाहिए? बाय अप्लाइंग द फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्म मतलब क्या? उसका शेप एंड साइज करने के लिए जो फोर्स लगाते हैं उसको डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं, और वो चेंज नहीं होना चाहिए, उसी को हम लोग रिजिड बॉडी बोलेंगे। बात समझ में? अब आगे बात आती है, जब भी हम लोग रोटेशन मोशन या फिर रोटेशनल मोशन करने जाए तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि सर क्या होता है रोटेशनल मोशन, और इसके साथ अगर मैं देखूं सर्कुलर मोशन का और इसके बीच में क्या डिफरेंस है।
बात समझ में आ रही है? रोटेशनल मोशन क्या चीज है पहले हम लोग वो देखेंगे और इसका क्या डिफरेंस आता है हमारे सर्कुलर मोशन के साथ। अब देखिए क्या होता है कि मान के चलो कि मेरे पास इस तरह से बड़ा सा क्या बेटा स्फीयर है, स्फीरिकल बॉडी है, बात दिख रही है? ये स्फीरिकल बॉडी आपने कई स्कूल पे देखी होगी, अर्थ वर्थ जब गोल घूमने के लिए वो टेबल पे रखा होता है, पता है ना आपको? ठीक है, तो ये यहां से एक एक्सिस पास होता है, ऐसे इस तरह से हुक लगाया होता है एक रॉड, और उसके अलॉन्ग में ये जो है हमारी पूरी बॉडी रोटेट होती है, बराबर है? तो हम लोग यहां पे देखो कोई एक पार्टिकल, ये वाला एक पार्टिकल, ये वाला एक पार्टिकल, कोई एक पार्टिकल, पार्टिकल 1 2 3 4 इस तरह से एनी पार्टिकल्स आप ले लो। जब हम लोग देखते हैं उसका तो शेप एंड साइज इस तरह से नजर आएगा। जब ये रोटेशन परफॉर्म करेगा तो बॉडी का हर एक पार्टिकल क्या कर रहा है बेटा, बोलो? सर्कल परफॉर्म कर रहा है। क्या कर रहा है? सो इसका मतलब पूरी बॉडी क्या कर रही है? रोटेशनल मोशन। तो क्या होता है रोटेशनल मोशन? द मोशन ऑफ ए बॉडी, द motion of a body in such a way that every particle of a body performs a circle या फिर a different circle। अब different circle का मीनिंग समझ के चलिए, that is having डिफरेंट रेडियस। ये बात समझ में आई क्या मैंने क्या बोला? जब भी कोई पार्टिकल आपका रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब उस बॉडी का हर एक पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है? डिफरेंट सर्कल क्रिएट कर रहा है, फिर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है हैविंग ए डिफरेंट रेडियस। बात समझ में आई क्या? अब देखो यहां से अगर मैं कोई भी बॉडी अगर ले लूं, ये बॉडी पकड़ के चलिए, एनी शेप ऑफ बॉडी, इसमें अगर मैं देखूं ये अपना एक बॉडी है इस तरह से, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, अगर मैं देखता हूं तो अगर ये रोटेशन परफॉर्म, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, तो मुझे बताइए यहां पे हर किसी का रेडियस कैसे दिख रहा है आपको? अलग अलग दिख रहा है। अगर मैं फैन की बात करूं तो पूरा का पूरा फैन क्या कर रहा है? रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उस पूरे फैन के पास कोई अगर मैं टिप ऑफ द ब्लेड अगर कंसीडर करता हूं तो वो अपना एक पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। बात समझ में? अब इसमें एक चीज आती है बेटा, इसमें एक आता है दैट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या आता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या होता है सर एक्सिस ऑफ रोटेशन? ध्यान से देखना, जब भी कभी एक पार्टिकल मान के चलो ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, दिस इज द पार्टिकल या फिर द पॉइंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द बॉडी, ठीक है, उसका सेंटर यहां पे है, क्लियर है? एक पार्टिकल यहां पे कहीं पे है और ये भी क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसका सेंटर यहां पे है। एक पार्टिकल यहां पे और ये भी क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है और इसका सेंटर कहां पे है? यहां पे। और मैं सभी सेंटर्स को यदि क्या करूं? जोड़ दूं तो मेरी क्या बनती है? पूरी बॉडी के पास कितने पार्टिकल्स है? n नंबर्स ऑफ पार्टिकल। अभी तो मैंने 3 निकाले, लेकिन सभी के सेंटर्स इस लाइन पे लाई करेंगे। ये बात समझ में आई? कहां पे लाई करेंगे? इस लाइन पे लाई करेंगे। और ये पूरी की पूरी लाइन जो इमेजिनरी लाइन मैंने निकाली, उसके अबाउट हमारी बॉडी क्या कर रही है? रोटेशन परफॉर्म कर रही है। तो ये लाइन क्या इंडिकेट करता है? सभी के सेंटर्स को जोड़ने का काम करता है, बराबर है? अगर मैं सर्कुलर मोशन की बात करूं तो हमारा पार्टिकल सेंटर के क्या कर रहा है? अराउंड गोल घूम रहा है। और अगर मैं बॉडी की बात करूं तो हमारी पूरी बॉडी किसी एक इमेजिनरी लाइन के अबाउट गोल घूम रही है। तो अराउंड और अबाउट में फर्क समझ के चलिएगा। बात समझ में आई? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन? इट इज दी, क्या बोलेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए हम लोग क्या डिफिनेशन बनाएंगे? इट इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग through body about which the whole body revolves। बात समझ में आई? इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलेंगे बेटा। क्लियर हो गया कंसेप्ट? ठीक है। अब देखो इसमें ये सारे टर्म अगर आपको समझ में आए होंगे तो हम लोग अभी धीरे से आगे बढ़ेंगे और इसमें एक कंसेप्ट सीखेंगे जिसका नाम है बेटा क्या? मोमेंट। क्या पढ़ेंगे? मोमेंट। क्या होता है मोमेंट? अपने भाषा में मोमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षण बोलते हैं। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? पल, बरोबर है? तो यहां पे फिजिक्स में जो मोमेंट ये चीज आने वाली है, जो वर्ड है आपके पास जो इंट्रोड्यूस होने वाला, इससे एक नया टर्म बनने वाला है जिसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बनने वाला है? इसलिए पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि सर मोमेंट चीज क्या है। और इनर्शिया के बारे में आप लोग पहले से जानते हो, क्योंकि न्यूटन साहब ने आपको 9th स्टैंडर्ड में ही सिखा के रखा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, सॉरी इनर्शिया क्या चीज है, बराबर है? इनर्शिया पता है? नहीं पता है? लॉ ऑफ इनर्शिया नहीं पता है? वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज है बेटा ये तो। इसका मतलब डायरेक्टली आ गए तो कोविड वाले बच्चों का यही प्रॉब्लम है,
द बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ मोशन अंटिल एंड अनलेस द एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन इट। बॉडी हमारी स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी या फिर स्टेट ऑफ मोशन में रहेगी, तब तक रहेगी जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगेगा नहीं। इसका मतलब हमेशा क्या प्रोवाइड करता है, इनर्शिया क्रिएट करता है। नहीं पढ़ा आपने? बस वही तो चीज है बेटा। ठीक है, छोड़ो उसको, अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले समझेंगे बेटा मोमेंट क्या है। क्या है मोमेंट, समझ के चलिए मोमेंट का चीज क्या बता रहा है। ध्यान से देखना कि मान के चलो कि एक मेरे पास इस तरह से एक मैंने लिया, एक बॉटम है अपने पास और ये है अपना दरवाजा, इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, अब मुझे बताइए, इस यहां पे होती ना कड़ी इस तरह से, पता होगा आपको? अरे पता नहीं पता है, ठीक है। अब ये डोर की तरफ ध्यान देना, अब पूरा का पूरा रोटेशन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। मान के चलो कि इस बॉडी को मैं यहां पे एक पॉइंट लेता हूं, ये वाला एक पॉइंट, ये एक वाली लाइन लेता हूं और एक लास्ट लाइन लेता हूं ये वाली। इसका नाम मैंने दिया 1, इसको नाम दिया 2, इसको नाम दिया 3। अगर इसको आप खोलना चाहते हो दरवाजे को, तो आप कहां पे फोर्स लगाना चाहोगे? 1 पे, 2 पे, मतलब इस पॉइंट पे 1 पे, 2 पे या 3 पे? 3 पे। क्या होता है उसके पीछे का फीलिंग बताइए। मान के चलो आपने एक उंगली से दरवाजे को ओपन करना है, इस डोर को ओपन करना है। आपने एक उंगली लगाई 1 पे, डोर खुलेगा, थोड़ा सा खुलेगा। उतना ही फोर्स लगाया हम लोगों ने 2 पे, फिर से डोर खुलेगा। फिर से अपन ने उतना ही फोर्स लगाया 3 पे, डोर खुलेगा। लेकिन फर्क बताइए, सबसे ज्यादा डोर कब, उसका इफेक्ट कहां पे ज्यादा दिखाई देगा? 3 पे। ये फील आया आपको? तो बेटा इसमें ध्यान देना कि आपने सेम फोर्स लगाया लेकिन उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अलग अलग है। इसका मतलब कौन सी चीज बढ़ाने से आपका इफेक्ट बढ़ रहा है, उसी इफेक्ट को हम लोग बोलेंगे बेटा मोमेंट। क्या बोलेंगे? ध्यान से देखना क्या होता है मोमेंट। तो मोमेंट का मतलब होता है हमारे इसमें, दैट इज इफेक्ट ऑफ रोटेशन। क्या बोलेंगे हम लोग? इफेक्ट ऑफ रोटेशन। ये होता है हमारा कौन? मोमेंट। तो हमारे यहां पे कौन सी चीज बढ़ाने से यहां पे हमारा इफेक्ट ज्यादा मिल रहा? देखो यहां पे बेटा हमारा मान के चलो दैट इज डिस्टेंस x1, यहां का डिस्टेंस है x2 और यहां का डिस्टेंस है x3। तीनों में भी हमने फोर्स सेम लगाया, लेकिन यहां पे क्या बढ़ाने से हमारा बढ़ रहा है? डिस्टेंस बढ़ाने से। अब यहां पे कौन सी क्वांटिटी को हम लोगों ने अप्लाई किया था? फोर्स। तो ये किसका मोमेंट बना? फोर्स का मोमेंट बना। किसका मोमेंट बना? तो यहां पे मोमेंट का मीनिंग होगा बेटा, याद रखना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर मोमेंट। कोई भी जो क्वांटिटी हम लोग अप्लाई करेंगे दैट इज नोन एज क्वांटिटी इनटू व्हाट इज दिस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोलेंगे हम लोग? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये समझ में आया? इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मोमेंट बोलेंगे। जैसे कि मान के चलो यहां पे एक हमारी बॉडी, यहां पे हमारा एक्सिस है। हाँ सो मान के चलो कि एक कोई हमारे एक क्वांटिटी, सो किस तरह की क्वांटिटी होगी उसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। मान के चलो कि एक हमारे पास इस तरह से रॉड है बेटा, फिर से मैं वही लेता हूं, यहां पे हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अलॉन्ग में हमारा, इसके अबाउट में हमारी बॉडी क्या करने वाली है? रोटेशन परफॉर्म करने वाली है। ठीक है, मान के चलो कि यहां पे मैंने फोर्स लगाया F1, सेम फोर्स यहां पे लगाया F2, F1, सेम फोर्स यहां पे लगाया, सेम फोर्स यहां पे लगाया। बॉडी कहां पे रोटेशन परफॉर्म करेगी? ज्यादा। कहां पे इफेक्ट आपको ज्यादा मिलेगा? लास्ट वाले पॉइंट पे। मान के चलो ये फोर्स है, मैंने इसको बोला R1, R2, R3, R4, सबसे बड़ा कौन? R4। तो क्या मैं इसको मोमेंट ऑफ फोर्स बोल सकता हूं? मोमेंटम लिखा ना मैंने, हाँ, मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या लिखा मैंने? मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स में क्या लगा है? कौन सी क्वांटिटी हम लोगों ने यूज की बेटा? फोर्स। जिस तरह से अगर मैंने मोमेंट ऑफ मास लिया होता तो कौन सी क्वांटिटी हम लोग यहां पे लेते? मास। अभी क्या लगा लिया मैंने? फोर्स। तो फोर्स ले लो और मैं यहां पे लिखता हूं कौन? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन होगा हमारा? R। देखो एक्सिस हमारी कौन है? ये हमारा कौन है? R। और ये क्या है हमारा? फोर्स। दिख रहा है? और फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कोई शायद आपको याद होगा हम लोगों ने टॉर्क बोला था। क्या बोला था? तो बेटा मोमेंट ऑफ फोर्स ही हमारा कौन है बेटा? बोलो। टॉर्क है। टाउ इज इक्वल टू R इंटू एफ, या फिर टाउ बार इज इक्वल टू R बार क्रॉस F बार हम लोगों ने लिया था, सॉरी F बार क्रॉस R बार, जो भी है हमारा, हम लोगों ने राइट हैंड स्क्रू से निकालता, बराबर है। तो ये जो हमारा कौन सा? टॉर्क। और आप सभी को याद होगा मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब ही होता है कौन? टॉर्क। याद आई? समझ को बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखना बेटा कि यहां से एक नया टर्मिनोलॉजी आपके सामने आएगा और जिसका नाम होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग शॉर्टकट में बोलेंगे MI, मिशन इंपॉसिबल। ओके, जिसका डिनोशन हम लोग करेंगे इनर्शिया से, क्या? I। किससे करेंगे? I से। सर क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से? इससे पहले इनर्शिया हमको समझना पड़ेगा। क्या होता है इनर्शिया? बोलो।
कोई बॉडी, मान के चलो बेटा यहां पे एक हमारी बॉडी खड़ी है जिसका मास है m1, एक सेकंड बॉडी है यहां पे जिसका मास है m2। मैंने ऐसे बोला कि m2 का मास हमारे m1 से क्या होगा, बड़ा होगा। ये मैंने कंडीशन लगाई। दोनों के ऊपर हम लोगों ने बेटा कैसा फोर्स लगाया, दोनों के ऊपर हम लोगों ने सेम फोर्स लगाया। अलग अलग लगाया क्या? नहीं। कैसा लगाया बेटा, बोलो? सेम फोर्स। ओके, सेम फोर्स लगाने के बाद मुझे बताइए दोनों भी बॉडी, अब कुछ एक बॉडी आगे जाएगी, कौन सी बॉडी पहले जाएगी? m2 वाली जाएगी, और m1 वाली वहां पे खड़ी रहेगी। फिर उसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा, बराबर है। मुझे बताइए यहां पे कौन सा कंसेप्ट लगता है इनर्शिया का? द बॉडी इज ऑलवेज ट्राई टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट until and unless the external unbalanced force acts on it। तब तक हमारा बॉडी हमारी क्या नहीं करेगी, मोशन परफॉर्म नहीं करेगी या फिर अपना स्टेट चेंज नहीं करेगी, जब तक उसके ऊपर क्या ना लगा दिया जाए, फोर्स, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। बात समझ में आई है? अब यहां पे ध्यान देना बेटा, फैन बंद कर दो। अब यहां पे ध्यान देना, कौन सी बॉडी आपको फोर्स लगाने के बाद अपना स्टेट चेंज करने के लिए अपोज क्रिएट कर रही है सबसे ज्यादा? आपके हाथ को कौन अपोज करेगा, m2 वाला या m1 वाला या सेम? m1 वाला या m2 वाला? फटाक से बोलो। अरे m1 वाला, जिसकी बॉडी का मास सबसे ज्यादा होगा वो क्या करेगा, ज्यादा अपोज क्रिएट करेगा, बराबर है। मतलब यहां पे क्या मैं ऐसे बोलूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए एक अच्छा खासा मैं टर्म यूज कर सकता हूं, दैट इज अपोज या फिर अपोजिशन। क्या बोल सकते हैं हम लोग? अपोजिशन। मतलब इनर्शिया सबसे बड़ा किसका होगा? मैं सिर्फ मोमेंट के बारे में नहीं, इनर्शिया के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। इनर्शिया सबसे ज्यादा मतलब क्या होगा? जो बॉडी सबसे ज्यादा क्या करेगी, अपोज क्रिएट करेगी। मान के चलो दोनों भी बॉडी आ रहे हैं आपकी तरफ सेम वेलोसिटी से, दोनों की वेलोसिटी कैसी है, सेम। आपको दोनों को भी रोकना है, कौन से बॉडी को ज्यादा अपोज करेगी रोकने के लिए? दोनों का सेम होगा, m1 वाला होगा या m2 वाला होगा? m2 वाला होगा। एक इमेजिन करके देखिए, साइकिल आ रही है 100 किलोग्राम की और 1000 ग्राम की ट्रक आ रही है, दोनों भी सेम वेलोसिटी से। किसको रोकना चाहोगे? साइकिल वाले को रोक दोगे बेटा, ट्रक को रोक पाओगे क्या? सेम वेलोसिटी से। इसका मतलब यह कि किसका मोमेंट, सॉरी किसका इनर्शिया ज्यादा है? जिसका मास ज्यादा है। इसका मतलब यह कि इनर्शिया क्रिएट करने के लिए कौन सी यहां पे टर्म रिस्पॉन्सिबल है? मास। क्या मैं ऐसे बोलूं कि जिसका सबसे ज्यादा लिखना था m1 इज ग्रेटर देन m2, सो बोलो यहां पे सबसे ज्यादा इनर्शिया उसका होगा जो सबसे ज्यादा अपोज क्रिएट करेगा। सबसे अपोजिशन किसका होगा? जिसका मास ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या मैं ऐसे बोलूं कि यहां का मास इज मेजर्स फॉर द मैक्सिमम इनर्शिया। तो ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? कब बॉडी कैसी जा रही है, लीनियर मोशन में या एंगुलर मोशन में? लीनियर मोशन परफॉर्म कर रही है, एंगुलर मोशन परफॉर्म कर रही है? लीनियर। तो ऐसे बोल सकते हैं कि लीनियर मोशन में मास है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में? लेकिन यदि कोई बॉडी क्या परफॉर्म कर रही हो, रोटेशनल मोशन, उस समय जो सबसे ज्यादा क्या क्रिएट करेगा, सबसे ज्यादा अपोजिशन क्रिएट करेगा, उसी क्वांटिटी को हम लोग नाम देंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बात समझ में आई? अब यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब ये समझ के चलिए, मान के चलो कि एक मेरे पास ये बॉडी है और एक मेरे पास ये बॉडी। अब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बेटा, दोनों भी बॉडी को हम लोगों ने रोटेशन परफॉर्म करते करते आगे भेजा, दोनों की वेलोसिटी सेम है, दोनों में भी फ्रिक्शन कैसा है, सेम नजर आ रहा है। दोनों में भी फ्रिक्शन कैसा है, सेम है। आई बात समझ में? इसको पकड़ो थोड़ा सा, दोनों में भी वेलोसिटी कैसी है, सेम। अब ध्यान से देखना कि अगर दोनों की वेलोसिटी सेम, दोनों के लिए फ्रिक्शन अगर सेम होगा, तो पहले तो ये चीज बताइए बेटा कौन सी, कि अगर दोनों के सामने इस तरह से मैंने क्या लगाया, एक ऑब्स्टेकल लगाया, दोनों भी ऑब्स्टेकल क्या है, सेम ही है, सेम हाइट के, बिल्कुल सेम यहां पे ट्रायंगल के दिख रहे। दोनों की वेलोसिटी अगर सेम होगी, या फिर एंगुलर वेलोसिटी पकड़ के चलिए, दोनों की एंगुलर वेलोसिटी क्या दिख रही है, सेम दिख रही है, तो मुझे बताइए कौन सा वाला रुकेगा, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? अब पहले तो देखो, पहले तो समझ के चलिए, दोनों के भी मास कैसे है बेटा, सेम। हाँ, एक ऐसा हो सकता है ना, एक लकड़ी का बना हो, या फिर एक ऐसा रिंग हो सकता है, एक डिस्क हो सकता है। तो डिस्क का शेप कैसा होगा? डिस्क मतलब कैसा, एक होता है ना प्लेट, जैसे कि 5 रुपए का कॉइन हम लोग बोलते हैं, व्हाट इज दिस? दिस इज अ डिस्क। अगर मैंने एक रिंग बनाया, दोनों को भेजा, दोनों का मास कैसा है, सेम है। अब बताइए बेटा, अब बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है, पहले तो मास अलग अलग था, अब मास दोनों का कैसा है, सेम। फटाक से बोलो कि यहां पे कौन सी बॉडी रुकेगी और कौन सी जंप करके निकल जाएगी? दोनों भी रुकेगी, सेकेंड वाली जंप करके चली जाएगी और फर्स्ट वाली जो है। अब मैं आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, मान के चलो, सुन लो, एक बड़ा सा पत्थर है, ठीक है,
और अपनी मान के चले छोटी सी अपनी कार है, कौन सी वाली, मारुति 800, छोटा सा चक्का है उसका, ठीक है, और वो जा रही है सेम वेलोसिटी से और बड़े चक्के वाला ट्रक जा रहा है। मुझे बताइए उस पत्थर के ऊपर से कौन जंप करके निकल जाएगा, कौन सा वाला व्हील अपना निकल जाएगा, ट्रक का निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाहता हूं? मान के चलो कि दोनों का मास भी सेम, ऐसे पकड़ के चलिए बेटा। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब भी कोई बॉडी हमारी रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है तो सिर्फ उसके मास पे उसका इनर्शिया डिपेंड नहीं करेगा, और एक चीज होगी कौन सी, तो हम लोग देखते हैं इसका शेप एंड साइज और उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? शेप एंड साइज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। तो बेटा यहां पे समझ के चलिए कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसको हम लोगों ने आई बोला, ये आई कौन से चीजों पे डिपेंड करेगा? पहला, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मास कितना ज्यादा होगा उसका अपोजिशन उतना ज्यादा होगा। दूसरी चीज याद रखिए, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए मास। कितना मास का डिस्ट्रीब्यूट बहुत दूर तक हुआ है, बात समझ में आई। तीसरा होगा, मैं उसको पढ़ाऊंगा आगे जाके, दैट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक एक चीज को समझेंगे अपन, ठीक है। और थर्ड चीज होगा, दैट इज कॉल्ड शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये समझ में आया? ये चारों भी चीजें अपने को समझ में आएंगे, क्लियर है। एक सिंपल सा अगर मुझे बताइए, अगर दोनों भी बॉडी अब मोशन में है, रोकना चाहो तो सबसे ज्यादा कौन प्रोवाइड कर रहा है पोजीशन? फर्स्ट बॉडी, बराबर है। इसका स्टेट क्या करना चाहता है? ये रोकना चाहता है, तो अपोज कौन ज्यादा क्रिएट करेगा? फर्स्ट बॉडी, तो निकल जाएगी, और ये अपोज कम क्रिएट कर रहा है, इसका मतलब ये रुक जाएगी, बराबर है। अब मान के चलो दोनों भी रुके हुए हैं, थोड़ा सा देर के लिए इमेजिन करें, एक बड़ा वाला व्हील और एक छोटा वाला व्हील, किसको आप आगे ढकेलना इजीली पसंद करोगे? छोटे वाले को, बराबर है। और बड़े वाले को क्या होगा? सबसे ज्यादा दिक्कत जाएगी, क्योंकि उसका शेप एंड साइज कैसा है? अलग अलग। तो जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हम लोग बात करेंगे बेटा, ये आएगा उसके मास के ऊपर और उस पार्टिकल के डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर। कहां से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है फार्मूला कौन सा? उस बॉडी का मास या फिर उस पार्टिकल का मास और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। आई बात समझ में? तो पहली चीज तो क्या, उसका मास जितना ज्यादा होगा उतना इनर्शिया ज्यादा होगा। कौन सा इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ज्यादा होना मतलब क्या? उतना अपोजिशन ज्यादा क्रिएट होना। जितना ज्यादा अपोजिशन क्रिएट होगा उतना एफर्ट क्या करना पड़ेगा? ज्यादा लेना पड़ेगा। तो एक बात दिमाग में फिट होगी बेटा अपने, कौन सी? बॉडी को रोटेशन में लाने के लिए जितना ज्यादा एफर्ट लेना पड़ रहा है, उसी एफर्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बात समझ में आई? तो उसका मास जितना ज्यादा होगा, उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, मतलब देखो अभी यहां पे क्लियर होगी चीज, दोनों का मास तो कैसा है? सेम है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास किसका ज्यादा है? फर्स्ट बॉडी का। इसके वजह से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा हो गया? ज्यादा हो गया। थर्ड नंबर की चीज, पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। बताइए सर कैसे? मान के चलो कि अगर आपके पास सिलेंडर वाला आता है, एक बोतल दे दो बेटा इधर, सिलेंडर वाला सिलेंडर लेके आ गया और उसको बहुत लंबा देर तक आपको उसको रोल करके आना है, तो उसको कौन सा इजी जाएगा? कौन सा इजी जाएगा बताइए? कैसे रोल करे? क्या वो ऐसे ऐसे रोल करते लाएगा सिलेंडर को? कैसे लाएगा? इस तरह से लाएगा, और बेसिकली वो ऐसे ऐसे करके लेके आता है, वो तो बात अलग है। लेकिन आपको किसी भी सिलेंड्रिकल बॉडी को रोल करते लेके जाना, तो आप ऐसे रोल करना चाहोगे। तो अब जब ऐसे रोल करना चाहोगे तो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से पास हो रहा है? इस पॉइंट से, बराबर है। तो यहां पे इसका आर कितना है? इतना सा है। डिस्टेंस दिख रहा है? एक्सिस ऑफ रोटेशन से आर कितना है? इतना। रेडियस समझ में आया? लेकिन जब आप ऐसे ऐसे रोटेट कर रहे हो तो आपका एक्सिस कहां से पास हो रहा है? यहां से। बात बराबर है। तो इसका रेडियस कितना बनेगा? इतना। तो जहां पे आर ज्यादा बढ़ रहा है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो रहा है? स्क्वायर के प्रमाण में बढ़ेगा। और जितना उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, उतना वो अपोज क्या करेगा? रोटेशन मारने के लिए ज्यादा होगा। उतना एफर्ट क्या करना होगा? ज्यादा लेना पड़ेगा। तो मुझे बताइए, आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, सेम बॉडी लिया मैंने, क्या इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा? पहले केस में या सेकंड केस में? सेकंड केस में। तो जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो तो एफर्ट क्या करना पड़ रहा है? कम लेना पड़ रहा है। उसको कहा किस में, कौन से स्टेट में लाने के लिए? रोटेशन में लाने के लिए। तो बिल्कुल दिमाग में फिक्स कर लेना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज व्हाट, कि जो आप एफर्ट ले रहे हो उसको कहां पे? रोटेशन में लाने के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलेंगे। बात समझ में आई? लेकिन बेटा याद रखना, ये तो एक पॉइंट के लिए हो गया, लेकिन मेरे पास इस तरह से एक रिजिड बॉडी है, और रिजिड बॉडी के पास कितने मासेस है? n नंबर्स ऑफ मासेस है। मैंने यहां से क्या किया? एक्सिस ऑफ रोटेशन पास किया, और इसको हम लोग क्या करवाने वाले? रोटेट करवाने वाले। इसके पास 1 मास, 2 मास, 3 मास, 4 मास, और कितने मास है? n नंबर्स ऑफ मास। इसका नाम मैं देता हूं M1, M2, M3,
m4 और mn। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा कौन सा, r1, ये क्या होगा r2, ये क्या होगा r3, ये क्या होगा r4 और ये क्या होगा rn। बराबर है। मैं अगर किसी पहले बॉडी का लेता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मैं से पहले पार्टिकल का लेंगे, I1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, m1 r1 स्क्वायर। बराबर है। सेकंड के लिए क्या लेंगे, m2 r2 स्क्वायर। थर्ड के लिए क्या लेंगे, m3 r3 स्क्वायर। ऐसे करते करते कहां पे गए, In इज इक्वल टू mn rn स्क्वायर। तो मुझे बताइए क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया सभी का क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो क्या लिखा हम लोगों ने, I1 I2 I3 प्लस सो ऑन एंड n। सभी के वैल्यू अगर हम लोगों ने पुट किया तो क्या बनेगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस सो ऑन और mn rn स्क्वायर। और इसका क्या लिखा हम लोगों ने, आए। जब इस तरह से एडिशन दिखता है तो इसको अपन लिखते समय इस तरह से लिखेंगे बेटा, दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टोटल बॉडी या फिर होल बॉडी इज इक्वल टू समेशन ऑफ पूरे बॉडी का मास और हमारे आर स्क्वायर। इस तरह से हमारा बनेगा फॉर्मूला। ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है। बात समझ में आई। तो इससे बनता है डेफिनेशन बेटा किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फटाक से बोलिए इसको अपन कैसे लिखेंगे, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बोलो। क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है क्या, प्रोडक्ट दिख रहा है। बराबर है। फिर इसके बाद क्या दिख रहा है, सभी का प्रोडक्ट किसका किसका दिख रहा है, मास और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का दिख रहा है। और साथ ही साथ क्या दिख रहा है, सम दिख रहा है। बराबर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ एवरी पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ इट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। इसका फटाक से बोलो, इसके हिसाब से हमारा क्या बनेगा, इसका यूनिट क्या बनेगा, बोलो बेटा। मास का यूनिट क्या बनेगा, बोलो, केजी। बराबर है। डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। आई बात समझ में। ये क्वांटिटी कौन सी होगी हमारी, ये बेटा इसके पास कोई भी क्या नहीं है, डायरेक्शन नहीं है। बराबर है। क्योंकि ये इनहेरेंट क्या है, इनहेरेंट क्या इसकी प्रॉपर्टी है। जैसे कि उसके पास क्या था, इनर्शिया क्रिएट करने के लिए मास, तो मास हमारी कौन सी क्वांटिटी रही, स्केलर। उसी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कौन सी रहेगी, स्केलर रहेगी। बराबर है। अगर डायमेंशन की बात की तो डायमेंशन क्या रहेगा इसका, फटाक से बोलो बेटा। हाँ, मास कितना है, MLT के फॉर्म में लिखते हैं हम लोग डायमेंशन। बराबर है। मास के कितने फैक्टर दिख रहा है, 1, लेंथ कितने हैं 2 और ये टाइम कितना 0। तो ये टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। आई बात समझ में। तो ये चीज है हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, ये तो पूरा इंट्रोडक्टरी लेक्चर रहा, तो इसमें हम लोग देखेंगे हर किसी अलग अलग शेप एंड साइज वाले बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला जाता है और कितना उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, कितना टॉर्क डेवलप होगा, वगैरह वगैरह। बात समझ में आई, ठीक है, चलो।